Good morning, students. Today we will start your revision as your exams are coming. So we will start from chapter second, that is solution. सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। उसके कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ना, किस टाइप के इसमें क्वेश्चंस आते हैं। वैसे आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़े डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की भी बात करेंगे, क्योंकि वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं जो एमसीक्यू आएंगे उनके और इन जो हम आज डिस्कस करेंगे उनके कॉन्सेप्ट सेम रहेंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सॉल्यूशन चैप्टर की हम बात करते हैं, तो इसमें अगर हम पहले इसका चैप्टर का व्यू करें तो इसमें देखिए सबसे फर्स्ट जो इसका पार्ट है दैट इज़ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो आप देखते हैं कि 9 टाइप के सॉल्यूशंस हमारे बन जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। सेकंड इसका जो पार्ट है दैट इज़ कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन क्या होती है, कितना सॉल्यूट है ना, वो कितने हमने सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में डिज़ोल्व किया है। जनरली हम सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूशन की क्वांटिटी को कंसंट्रेशन कहते हैं, लेकिन कभी कभी वो सॉल्वेंट के टर्म में भी आती है ना। जैसे मोलैलिटी ओनली ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट की अमाउंट की बात करते हैं, है ना। एंड दैट इज़ आल्सो टेकन इन किलोग्राम या ग्राम। अच्छा, इसके बाद जो थर्ड टॉपिक आता है दैट इज़ हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ एक्चुअल में ये डील करता है जो पार्शियल प्रेशर होता है गैस का, है ना, उसको कोरिलेट करता है मोल फ्रैक्शन के साथ। और एक एडवांस लॉ है दैट इज़ राउल्ट्स लॉ, है ना। राउल्ट्स लॉ को हम ये भी प्रूव कर देते हैं कि इट इज़ अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ, है ना, जब हम P0 को और हेनरी लॉ कांस्टेंट के इक्वल रखते हैं। और इसके अलावा इसमें एक जो सबसे मेन फैक्टर है दैट इज़ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो सॉल्यूशन चैप्टर में 5 मेन टॉपिक्स हैं। फर्स्ट सॉल्यूशन एंड इट्स टाइप, सेकंड कंसंट्रेशन, डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन, मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन। उसके बाद हेनरीज लॉ के एप्लीकेशन, फिर राउल्ट्स लॉ के एप्लीकेशन, और फाइनली कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में एक वांट ऑफ फैक्टर और हम ऐड करते हैं, ठीक है। तो कुछ हम इस चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है कि कैलकुलेट दी वॉल्यूम। देखिए, कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को एटलीस्ट 2 टाइम उसको पढ़िए, है ना। ख़ास तौर पर जब न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन होता है 2 टाइम पढ़ेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि उसमें कि क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है ना, और क्या उसमें आस्क किया हुआ है। जब 2 टाइम आप स्टडी करेंगे तो 2 टाइम स्टडी करने पर ये 2 चीज़ें निकल के आ जाएंगी, क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है और क्या उसमें पूछा गया है। फिर आप रिकॉल करिए कि कौन सा फार्मूला यहाँ पर फिट बैठता है ना, ऐसा फार्मूला जो इन सब को, सारी इन्फॉर्मेशन को भी एक्यूमुलेट कर ले और जो पूछा गया है उसको भी एक्यूमुलेट कर ले, है ना। कोई फार्मूला या इक्वेशन हो सकता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वो 2 स्टेप में हो, यानी एक फार्मूले के अंदर एक क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को हम दूसरे फार्मूले से कैलकुलेट करें, ठीक है। तो 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप क्वेश्चंस होते हैं, लेकिन अभी हम 1 स्टेप 2 स्टेप की बात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर, अच्छा, इसको स्टडी करने से पहले एक मैं आपसे बात कहूँगा। मैंने आपको माइंड मैप एक भेजा हुआ है ना, उसमें हर चैप्टर का माइंड मैप है
माइंड मैप जो अभी हमने डिस्कस किया था जैसे, तो उसको और है ना उसमें अच्छी तरीके से दे रखा है। तो आप एक बार उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद उसको जूम करना है ना। जूम करने के बाद आप देखेंगे कि उसमें हर टॉपिक के कौन कौन से पॉइंट्स हैं, उन सबको वहाँ समराइज़ किया हुआ है ना। तो हर टॉपिक 2 टाइप के हो सकते हैं, एक कॉन्सेप्चुअल हो सकता है और एक न्यूमेरिकल है ना टाइप का हो सकता है। तो जो भी न्यूमेरिकल टाइप के हैं तो उस पर एटलीस्ट 2 न्यूमेरिकल्स आपको करके देखने हैं, है ना। ये काम आपको ज़रूर करना है। इसके अलावा लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं, है ना, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस, उनको ज़रूर आप देख लेना, ये बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो देखिए ये जब हम इसको स्टडी करते हैं तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वाटर का वॉल्यूम यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये देखिए ये V2 हमको कैलकुलेट करना है। विच कुड बी एडेड, है ना, विच कुड बी एडेड टू 20 ml, V1 दे रखा है हमें कितना 20 ml ऑफ 0.65 मोलर HCl, है ना। जो HCl है उसकी मोलैरिटी दी हुई है कितनी 0.65। हैव द सॉल्यूशन ऑफ 0.2 मोलर, और ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए इसमें ये 2 टर्म आपको दिए गए हैं, M1 V1, और साथ में आपको ये दे रखा है M2। ठीक है, यहाँ से आपको क्या निकालना है, V2 कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैंने आपको एक डाइल्यूशन फार्मूला बताया था, है ना। डाइल्यूशन फार्मूला क्या होता है, M1 V1 = M2 V2। ठीक है, यहाँ पर 3 कंपोनेंट्स आपको दिए हुए हैं, एक कंपोनेंट निकालना है। तो आप आसानी से वैल्यू पुट करिए, यहाँ से निकल आया V2 हमारा कितना आ गया 65 ml। अब इसमें ये पूछा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर विच कुड बी एडेड, यानी पहले वॉल्यूम कितना था हमारा 20 ml और फाइनल वॉल्यूम कितना आया 65, है ना। तो कितना हमें ऐड करना पड़ेगा, 65 - 20 45। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखिए, अ सॉल्यूशन इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिज़ोल्विंग 11 ग्राम, जो सॉल्यूट है उसका वेट दिया गया है 11 ग्राम और उसका वॉल्यूम दिया गया है किसका, सॉल्वेंट का, दैट इज़ 200 ml, है ना। cc या ml इक्वल होते हैं। टेम्परेचर दे रखा है, व्हाट इज़ द मास परसेंटेज निकालना है, और डेंसिटी आपको दे रखी है 0.996। तो देखिए जब डेंसिटी दे रखी होती है तो डेंसिटी से हम क्या निकालते हैं, मास निकालते हैं। डेंसिटी क्या होता है, M/V। यहाँ से हम मास निकालेंगे, मास क्या हो जाएगा, D × V। ठीक है, डेंसिटी दे रखी है, वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम ये हो गया और डेंसिटी हमारी ये हो गई। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ गया, मास आ गया। किसका आ गया, ये सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट का मास आ गया। अब मास परसेंटेज निकालना है। मास परसेंटेज क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, दोनों को ऐड कर दीजिए। मास ऑफ, ये वॉल्यूम नहीं होगा, ये सॉल्यूट होगा, है ना। सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ ग्लूकोज। इसको हम वैल्यू को पुट कर देंगे सभी, 11/199 + 11 × 100, तो ये 5.2% आ गया। ये मास परसेंटेज हम निकाल लिया। अच्छा देखिए एक ये क्वेश्चन है हमारा, ये जो क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है एंड वाटर आर इमिसिबल। इमिसिबल का मीनिंग होता है जो मिक्स ना हो। इमिसिबल का मीनिंग क्या है, जो मिक्स ना हो। वेयर एज एल्कोहल एंड वाटर आर मिसिबल, एक्सप्लेन ऑन द बेसिक मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ दीज कंपाउंड। तो देखिए CCl4 जो होता है ना, इसकी आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये इस तरीके से होता है। इनका जो नेट डाइपोल मोमेंटम है ना, DM, वो कितना 0। क्यों, क्योंकि जितना इसका डाइपोल होगा उतना ही इसका, उतना ही इसका, इतना इसका, तो ये सब क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, तो जब ये नॉन पोलर हो गया और वाटर हमारा पोलर है, पोलर और नॉन पोलर कभी भी मिक्स नहीं होंगे, या तो पोलर पोलर होना चाहिए या नॉन पोलर होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए
सॉरी, वाई डू माउंटेनियर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर वाइल क्लाइंबिंग माउंटेन्स। हेनरी लॉ के ऊपर ये क्वेश्चन है ना, कि जो माउंटेन्स पर जाते हैं तो वहाँ वो ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के जाते हैं। तो देखिए, एट हाई अल्टीट्यूड द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस। प्रेशर वहाँ पर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, तो वहाँ से कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हेनरी लॉ क्या कहता है, P = KH(x) या P ∝ X। X क्या है, मोल फ्रैक्शन, यानी अमाउंट या कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। जितना यहाँ पर प्रेशर हाई होगा उतनी ही कंसंट्रेशन भी हाई होगी, जितना प्रेशर कम होगा उतनी ही कंसंट्रेशन भी कम होगी। तो ऊपर जाने पर क्या है, प्रेशर कम हो जाता है। प्रेशर कम होने की वजह से जो गैस है, कौन सी, ऑक्सीजन है ना, उसकी कंसंट्रेशन भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। अच्छा, इसका एक और एग्जांपल, जैसे CO2 गैस होती है ना, जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह बेवरेजेस में ऐड करते हैं, तो वो हाई प्रेशर पर ही उसकी कंसंट्रेशन बढ़ाई जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन ओबेइंग राउल्ट्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर। देखिए, ये राउल्ट्स लॉ के लिए ग्राफ है। इसको आप समझिए कि एक पॉइंट है ये वाला, उस पॉइंट पर जो ए कंपोनेंट है ना, दैट इज़ मैक्सिमम, तो उसकी मोल फ्रैक्शन 1 है ना, 1 है, और X2 यानी बी कंपोनेंट वहाँ पर 0 है। उस कंडीशन पर यहाँ जो प्रेशर होगा P1 होगा। अब धीरे धीरे क्या होगा, जब हम इधर चलेंगे तो X1 की कंसंट्रेशन कम होगी और X2 की इंक्रीज़ होगी। इस वाले पॉइंट पर क्या होगा, जो बी पॉइंट है उसकी कंसंट्रेशन यानी X2 वो 1 यानी मैक्सिमम हो जाएगी और X1 0 हो जाएगा। तो यहाँ जो प्रेशर होगा वो सेकंड कंपोनेंट की वजह से होगा। और इस वाले पॉइंट से है ना, ये हमारी लाइन दिखा रही है वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन में, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, ये दूसरे कंपोनेंट के लिए। और यहाँ से जो हमें मिल रहा है दैट इज़ टोटल, है ना। अगर किसी भी पॉइंट पे, जैसे हमने ये पॉइंट लिया, तो ये जो पॉइंट होगा वो इसका और इसका, ये मान के चलो P1 है और ये कितना है, P2, तो दोनों के सम के इक्वल ये वैल्यू होगी। किसी भी पॉइंट पे ले लो, यहाँ ले लो या यहाँ ले लो। तो ये किसके लिए, आइडियल गैस के लिए, सॉरी आइडियल सॉल्यूशन के लिए, है ना। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक नेगेटिव डेविएशन होता है, उसमें ये सारी चीज़ें नीचे से जाती हैं, है ना, वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो टोटल प्रेशर भी कम हो जाता है। एक पॉजिटिव डेविएशन होता है तो उसमें ये सारे जो ग्राफ हैं वो ऊपर की तरफ डेविएट करते हैं इस तरीके से। तो ये वाला भी क्या है, ऊपर इंक्रीज़ हो जाता है। ग्रीन वाला पॉजिटिव डेविएशन है, ब्लू वाला नेगेटिव है, और जो ऑलरेडी दे रखा था वो आइडियल वाला है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेम डिफरेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो देखिए, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जो केवल नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पर डिपेंड करती हैं। किस पर डिपेंड करती हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स। इस पर डिपेंड नहीं करती कि उनका नेचर क्या है। ठीक है। द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, है ना, तो 4 होती हैं हमारी। RLVP, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मेटिक प्रेशर, है ना। इनके सब के आप फॉर्मूले याद करेंगे, फॉर्मूले, और एट लीस्ट 2 न्यूमेरिकल ऑन ईच। अगर ये कर लिया तो आपका ये कंफर्म हो जाएगा। नेक्स्ट, गिव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखिए, जहाँ आइडियल की बात आए वहाँ नॉन आइडियल अपने आप प्रिपेयर करिए हर जगह पर। ठीक है। तो देखिए, आइडियल में हमारा क्या है कि दे हैव राउल्ट्स लॉ। आइडियल की कंडीशन क्या है कि दे फॉलो राउल्ट्स लॉ। तो नॉन आइडियल क्या हो जाएगा, विच डोंट फॉलो राउल्ट्स लॉ। डेल्टा H ऑफ मिक्सिंग, यानी एक टेस्ट ट्यूब में A कंपोनेंट है, दूसरे में B है ना, और दोनों का टेम्परेचर, इसका मान के चलिए 30 डिग्री है, इसका T1 है, इसका T2 है, दोनों को मिक्स कर दिया तो उनका जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहेगा, है ना। और सॉरी, सेम टेम्परेचर हमने लिया T1 पर दोनों को। अब यहाँ पर हमने लिया उसी टेम्परेचर पर A और B को,
और इनको जब हम मिक्स करते हैं तो मिक्स करने पर जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाता है, T2 हो जाता है, चेंज हो जाता है, या तो कम हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा, तो वो नॉन आइडियल हो गया। वॉल्यूम इन दोनों को मिलाएंगे सेम रहेगा, लेकिन यहाँ अगर वॉल्यूम हम दोनों को मिलाएंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, या तो कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर आइडेंटिकल। राउल्स में इसमें वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं। देखिए इसी के ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर एक क्वेश्चन है नेक्स्ट। अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन इज़ अ नियरली एन आइडियल सॉल्यूशन, है ना, बट अ मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज़ नॉट। तो देखिए क्लोरोफॉर्म और क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन दोनों की आप स्ट्रक्चर देखेंगे, है ना, तो किस तरीके की स्ट्रक्चर होती हैं। यहाँ हमने Cl लगा दिया, यहाँ Br लगा दिया। देखिए दोनों की स्ट्रक्चर बिल्कुल सिमिलर है, दोनों हेलोजन जुड़े हुए हैं, दोनों बेंजीन से जुड़े हुए हैं। तो ये क्या होते हैं, इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सेम होते हैं, इसी वजह से ये आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। लेकिन क्लोरोफॉर्म और एसीटोन की बात करें, है ना, तो इसमें क्या होता है, जो एसीटोन है ना, तो उसमें कोई शुरुआत में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है, लेकिन जब हम उसको मिक्स कर देते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने लग जाता है ना, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसमें होने लग जाती है। तो इस वजह से उनका नेचर डिफरेंट है, इस वजह से वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, आइडियल सॉल्यूशन का मीनिंग क्या है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स शुड बी आइडेंटिकल, तभी आइडियल सॉल्यूशन बनेगा। अगर वो फोर्सेस हमारे अलग हैं तो वो आइडियल नहीं बनाएंगे, वो कैसा बनाएंगे, नॉन आइडियल बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 0.9 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाज डिजॉल्व्ड इन 87.9 ग्राम ऑफ बेंजीन। ठीक है, हमने क्या किया, बेंजीन लिया इतना और उसमें एक सॉल्यूट डाल दिया, और सॉल्यूट डालने पर क्या होता है ना, कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है ना, इंक्रीज़ हो जाता है। तो रेज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन, इतना देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो गया। मॉलिकुलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का ये, तो क्या निकालना है हमें, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, डेल्टा टी वी इक्वल टू KBM। M यहाँ पर क्या है, मोलैलिटी, याद रखना इसको, M क्या है, मोलैलिटी, है ना, सॉल्यूट पर kg, मोलैलिटी नहीं है। इसको हमने ओपन कर दिया M को, तो M को ओपन करने पर क्या हो जाएगा, W सॉल्यूट अपॉन W सॉल्वेंट इंटू 1000 अपॉन सॉल्यूट। तो देखिए इसमें क्या क्या वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं, 103 दे रखा है, ये सारी वैल्यू हमें दे रखी है, K भी निकालना है ना, कैलकुलेट कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा ये। सो ग्राफिकली द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑन एडिशन। देखिए हमने क्या बताया था अभी इस वाले क्वेश्चन में, देखिए आप कि जब हम सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं तो फ्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है, वो डिक्रीज़ हो जाता है ना। तो देखिए जब हमारा प्योर सॉल्वेंट होता है ना, ये प्योर सॉल्वेंट का इस तरीके से ये कर्व है, लेकिन जब हम इसमें क्या करते हैं कि कुछ सॉल्यूट ऐड करते हैं, तो अब क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर वेपर प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो गया, है ना। देखिए पहले वेपर प्रेशर कहाँ था, इस वाले लेवल पर था, अब वेपर प्रेशर कहाँ पहुँच गया, इस लेवल पर। तो ये जो आपको चेंज दिख रहा है ना, इट इज़ द डेल्टा TF, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। नेक्स्ट वन, व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज़ एडेड टू 250 ml ऑफ वाटर। हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज़ हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना डिक्रीज़ हो गया। मोलर मास दिया हुआ, मोलर मास कैलकुलेट करना है, KF आपको दे रखा है, ठीक है। अगेन वही फार्मूला लगाएंगे हम। तो देखिए 250 ग्राम डेंसिटी 1 है वाटर की, तो सेम हो जाएगा। फ्रीजिंग पॉइंट 273 है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना चेंज हुआ, है ना। तो हम -0.9 को 273 में ऐड कर देंगे, तो ये और ये हमारी नया फ्रीजिंग पॉइंट आ गया, ये ओल्ड फ्रीजिंग पॉइंट है। दोनों को डिफरेंस लेंगे तो डेल्टा TF आ गया। इसके बाद फॉर्मूला यूज़ करेंगे और सारी वैल्यूज़ पुट हो जाएंगी, इसमें कैलकुलेट करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें मेन पॉइंट बस क्या है, ये वाला,
फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। क्या करना है, पहले लीजिए आप इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट, सॉरी ये वाला नहीं, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पहले लीजिए मेन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 273, उसके बाद न्यू फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो गया, तो 273 में से जितना डिक्रीज़ हुआ है ना -0.9 करके कितना आ गया 272.1। इन दोनों को आप सब्सट्रैक्ट कर दीजिए तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा TF आ जाएगा। ठीक है। गिव वेरियस एक्सप्रेशंस फॉर वांट ऑफ फैक्टर। देखिए अगर राउल्ट्स लॉ को सभी फॉलो करते है ना, तो क्या होता, कोई हमें प्रॉब्लम नहीं आती, हम आसानी से सॉल्व कर पाते। लेकिन क्या होता है, कुछ सॉल्यूशंस में या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती या उनमें आयोनाइजेशन हो जाता है ना। उसकी वजह से जो नंबर ऑफ़ सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं या तो वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, है ना, डबल या ट्रिपल हो जाते हैं, डाइमर बना लेते हैं या ट्राइमर बना लेते हैं, या वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, है ना। डिक्रीज़ होने का मतलब क्या है, सॉरी डिक्रीज़ होने पर डाइमर ट्राइमर बनाते हैं और बढ़ने पर वो आयंस बना लेते हैं, है ना। तो इसको गवर्न करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए वांट ऑफ ने एक फैक्टर दिया, दैट इज़ कॉल्ड आई। तो आई को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या तो नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है। एक और है इसका कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन डिसोसिएशन एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। हाउ आर द वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मॉडिफाइड आफ्टर कंसीडरिंग ऑफ वांट ऑफ फैक्टर। तो देखिए ये हमारा पहले था, इसमें आई नहीं था, है ना। बाद में क्या हुआ, इसमें हमने आई को ऐड कर दिया। ठीक है। जितनी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं उनमें सब में आई को हमने ऐड कर दिया। ये TB, ये TF और ये पाई इक्वल टू CRT। पाई क्या है यहाँ पर, ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। इसके ऊपर देखिए आप कुछ और भी क्वेश्चंस हैं, जैसे रिवर्स ऑस्मोसिस हो गया, है ना, हाइपोटोनिक हो गया, हाइपरटोनिक हो गया, आइसोटोनिक हो गया। ठीक है, उनको आप देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स मैंने बता दिए हैं। इसके अलावा जो NCERT के क्वेश्चंस हैं उनको आप एक बार देख लेना। ठीक है, ये आपका सेकंड चैप्टर प्लान हो गया। थैंक यू।